आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 6 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और आज फाइनली हम लोग अपने क्लास 6 के सिविक्स में चैप्टर नंबर 6 पे आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है कि आज हम लोग क्लास 6 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम बहुत सिंपल है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, किन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इस पे आने से पहले ना आप इस चैप्टर के मतलब को समझिए। चैप्टर का जो नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या मतलब है इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ है। रूरल का मतलब होता है गांव, ग्रामीण इलाका, है ना। आपने दो वर्ड हमेशा सुना होगा, रूरल और अर्बन। रूरल का मतलब होता है गांव, है ना, जो गांव वगैरह होता है उसको हम लोग कहते हैं रूरल। और अर्बन का मतलब क्या होता है, शहर। क्या होगा, शहर, सिटी, टाउन, है ना, उसको हम लोग अर्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड है रूरल, यानी कि गांव के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया सिस्टम को चलाने का तरीका। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, सिस्टम को चलाने का तरीका। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं प्रशासन। क्या बोलते हैं, प्रशासन, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर में ये सीखेंगे कि गाँवों में किस प्रकार का सिस्टम हम लोगों को दिखता है, गाँवों में किस तरीके से कानून बनते हैं, गाँवों में किस तरीके से लोगों को न्याय मिलता है, गाँवों में किस तरीके से लोग आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। तो पूरा का पूरा जो हमारा बात होगा इस चैप्टर में वो किसको लेकर होगा, गाँवों को लेकर होगा, है ना। जैसे आप शहर में देखते हैं, जैसे शहर में आपको दिखता है क्या, पुलिस स्टेशन दिखता है शहर में, पोस्ट ऑफिस दिखता है शहर में। उसी प्रकार से शहर में आपको और ये अलग अलग प्रकार के ऑफिस भी दिखते हैं, है ना। शहर में आपको कोर्ट दिखता है। उसी तरीके से गाँवों में सिस्टम हमारा कैसा चलता है वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। देखिए, जितना ज़्यादा काम शहर में होता है उतना ज़्यादा काम तो गांव में नहीं होता, लेकिन सारा काम फिर भी गांव में आपको दिखता है। गांव में चूँकि लोग कम रहते हैं तो वहाँ पे उतना बड़ा सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर लोग कहाँ पे रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन भी ज़्यादा दिखेगा, है ना। फिर से वहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका भी बहुत रहता है, तो वहाँ का सिस्टम बहुत टाइट रहता है शहर का। लेकिन बात करें गाँवों का, तो गाँव में उतना ज़्यादा आपको पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं दिखेगा। बीच में कहीं कहीं एक दिख गया तो ठीक है, लेकिन शहर में आप देखोगे तो हर इलाके में आपको एक पुलिस स्टेशन मिल जाता है, ठीक ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि गाँवों में यानी कि ग्रामीण इलाका में किस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम चलता है, किस तरीके से एक शांति का माहौल हमेशा वहाँ पे बना रहता है, ठीक ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, समझ में आ गया, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब गाँवों में किस तरीके से लोग रहते हैं, कैसे वहाँ पे पुलिस स्टेशन काम करता है, कैसे वहाँ के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। तो पूरा कहानी हमारा गांव के बारे में ही चलेगा, A to Z के गांव के लोग कैसे अपना जीवन वगैरह चलाते हैं एक सिस्टम के अंदर रह के, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। देखो, जितने भी पुलिस स्टेशन है ना, हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया बना होता है और हर पुलिस स्टेशन का एरिया ये बताता है कि आपको इतने दूर तक में ही अपना काम करना है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग पटना में रह रहे हैं अभी, तो पटना में आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो थाना पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, शास्त्री नगर। तो ये जो हमारा पूरा इलाका है, इस इलाके का थाना हमारा कौन सा हुआ, शास्त्री नगर हुआ। मतलब यदि इस इलाके में कुछ भी गलती काम होगा, चोरी डकैती मारपीट कुछ भी होगा, तो वो मामला कौन देखेगा, हमारा शास्त्री नगर का थाना देखेगा। उसी तरीके से आप बगल में आ जाओ, यहाँ पे आपका पड़ जाएगा कोतवाली थाना, बेली रोड पे। तो वो कोतवाली थाना कहाँ का मामला देखेगा, वो अपने इलाका का देखेगा, है ना। उसके बाद आप इधर चले जाओ शिवपुरी, तो वहाँ का अलग अपना थाना है। तो जितने भी आपको पुलिस स्टेशन दिखते हैं वो सारे पुलिस स्टेशन का क्या होता है, एरिया बटा हुआ होता है।
कि इस एरिया का जो भी सिस्टम होगा या फिर जो भी चीज़ें होंगे वो कौन संभालेगा, वही थाना संभालेगा। समझ में आ गया बात। तो अच्छा, अब मेरा सवाल यहाँ पे आपको ये है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि एक मर्डर हुआ, ठीक है, एक मर्डर हुआ बहुत दूर में, सपोज करते हैं बहुत दूर में हुआ मर्डर, और वहाँ पे उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए पुलिस गया है हमारे इलाके का, मतलब जहाँ पे मर्डर हुआ है वो इलाका हमारे में नहीं पड़ता है, लेकिन क्या वहाँ पे जाके हमारे एरिया का पुलिस खोजबीन इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। हमने क्या बोला, हर पुलिस स्टेशन का अपना एरिया क्या होता है, अलग अलग होता है ना। जैसे हमारा यदि एग्जाम्पल ले हम लोग, तो हमारा पुलिस स्टेशन कौन सा हुआ, शास्त्री नगर थाना हुआ। तो शास्त्री नगर थाना में जो मामला आएगा वो हमारे एरिया से ही जुड़ा हुआ आएगा, बाहर का एरिया का लोग आएगा उसमें तो उसका वहाँ पे बात नहीं माना जाएगा, या फिर हमारे जो थाने के लोग हैं वो बाहर वाले इलाके में जाके काम नहीं कर सकते हैं। तो हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है, उसी एरिया का सारा बात वो सुनेगा और वहीं का वो देख रेख भी करेगा। तो एक पुलिस स्टेशन को दूसरे वाले पुलिस स्टेशन से उतना कुछ खास मतलब नहीं रहता है, ठीक ना। वो अपना एरिया बस देखता है कि हमारे एरिया में भाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है और हमारा all persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. तो उस एरिया में, उस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं वो अपना सारा का सारा शिकायत कहाँ करेगा, जाके अपने थाने में करेगा, अपने इलाके के थाने में करेगा। जैसे हमारे इस इलाके का थाना कौन सा पड़ता है, हमारा शास्त्री नगर पड़ता है। तो हम लोगों के एरिया में, यानी कह दिए हम लोगों के मोहल्ले में कोई चोरी या फिर कोई एक्सीडेंट या फिर कोई इंजरी या फिर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने थाने में जाएंगे ना, शास्त्री नगर जाएंगे। अब आप अपने एरिया का मामला लेके वहाँ कोतवाली आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा इलाका नहीं पड़ता है। समझा रही है बात। तो हर पुलिस स्टेशन का क्या होता है, अपना एक एरिया होता है, अपना एक इलाका होता है, उसी एरिया के लिए वो पुलिस स्टेशन केवल काम करेगा। और उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे लोग जाके अपना शिकायत उस पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, ठीक ना। चोरी का, डकैती का, मारपीट का, मर्डर वगैरह का जो भी हो, वो जाके अपने एरिया के थाने में ही पुलिस केस दर्ज करवाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है। आगे, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। तो बताइए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका बढ़ जाता है, फिर पुलिस स्टेशन का। यदि उसके इलाके से कोई आदमी केस लिखवाने के लिए आया है, अपना शिकायत बताने के लिए आया है, तो पुलिस स्टेशन का क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके बातों को सुने, क्या मामला है उसको वो सॉल्व करे, और उसके इलाके में जाके देखे कि कहाँ पे क्या दिक्कत है कि नहीं। तो इस वाले टॉपिक में आपको क्या ध्यान रखना है, 2-3 बातें बस ध्यान रखने हैं कि जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, सारे पुलिस स्टेशन का अपना क्या होता है, एक इलाका होता है, अपना एक एरिया होता है, और उसी एरिया के लिए वो पुलिस स्टेशन काम करेगा, बाहर वो जाके काम नहीं कर सकता है, ठीक ना। और उस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं, केवल उसी इलाके के लोग उस थाने में जाके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बाहर का इलाका का लोग वहाँ पे शिकायत दर्ज करने आएगा तो वो नहीं सुनेगा। अपने इलाके में आप जाके अपना शिकायत दर्ज करवाइए तो वहाँ पे आपका सुना जाएगा। तो हर पुलिस थाने का एक एरिया होता है, इसी एरिया में वो काम करेगा, और उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उसको यदि कोई दिक्कत होगा तो कहाँ जाएगा, अपने इलाके के थाने में जाएगा। और यहाँ पे पुलिस को क्या करना चाहिए, फिर पुलिस को मदद करना चाहिए। मदद करना चाहिए मतलब पुलिस को जाके देखना चाहिए कि आखिर जो शिकायत लेकर आया है कि वो हुआ है कहाँ पे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो पुलिस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जाके हम शिकायत लिखवा दिए कि सर हमारे इलाके में चोरी हुआ और पुलिस आ रहा है 10 दिन के बाद, इसका क्या मतलब है, फिर कोई मतलब है क्या पुलिस होने का, फिर नहीं। तो जब आप शिकायत लिखवाए उसके कुछ देर बाद ही आपके यहाँ पे पुलिस आ जाना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा पुलिस के बारे में। तो क्या यही चीज़ हमारे गाँव में देखने को मिलता है कि नहीं? बिल्कुल देखने को मिलता है। गांव में ये देखने को मिलेगा आपको कि बहुत सारे गांव के बीच में एक थाना होगा,
और वो जो थाना है उन सारे गाँवों के लिए क्या करेगा, काम करेगा, ठीक ना। गांव में ज़्यादातर जो है वो छोटे मोटे चीज़ों के लिए झगड़ा हो जाता है, कभी ज़मीन के लिए हो गया, कभी घर के लिए हो गया, कभी जानवरों के लिए हो गया, कभी बच्चों के लिए झगड़ा हो गया, है ना। इस प्रकार के झगड़े होते रहते हैं। तो वहाँ पे फिर आप जाके गांव के नज़दीक में जो आपका थाना होगा वहाँ पे आप शिकायत लिखवाते हैं और फिर वो थाना वाला आपके गाँव में आके मामला को संभाल लेता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अब यदि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं किसी प्रकार का शिकायत लिखवाने के लिए कि सर हमारे मोहल्ले में ये हुआ वो हुआ, तो पुलिस स्टेशन में क्या होता है, क्या काम होता है, देखो होता क्या है। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज कॉल्ड स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको हम लोग SHO बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं, SHO बोलते हैं। हर थाने में SHO होता है। मतलब जितना भी आप थाना देखेंगे, चाहे आप थाना गांव का हो चाहे शहर का हो, कोई भी थाना हो, वहाँ पे ना हर पुलिस थाने में एक SHO होगा। SHO का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है ना। अब इसका काम क्या होता है थाने में, वो देखो। ही रजिस्टर द कंप्लेंट्स brought by the people and also sends the constable to investigate the incident। हर थाने में एक आपको SHO मिलेगा, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आदमी का काम क्या है, ये भी पुलिस ही होता है, लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि थाने में जो भी आदमी आएगा उसके कंप्लेन को क्या करना है, सुनना है, कंप्लेन को लिखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, FIR। क्या बोलते हैं, FIR वो लिखेगा। मतलब आप जो बोलेंगे कि सर मेरा मोहल्ला इधर है, वहाँ पे चोरी हुआ, इतने का चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, तो वो पुलिस क्या करेगा, SHO क्या करेगा, आपका कंप्लेन पूरा लिखेगा। तो SHO का काम पता चला क्या हुआ, हर थाने में एक SHO होगा जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, हर थाने में होता है। और इस आदमी का काम क्या है, इस आदमी का काम ये है कि जो भी आदमी उसके इलाका से शिकायत लेकर आएगा, उसके शिकायत को यानी कि उसके कंप्लेन को क्या करना है, सुनना है नहीं है, बल्कि लिखना है ना, लिखना है। और उसको लेकर क्या एक्शन लेना है वो डिसाइड करेगा। कंप्लेंट सुनने के बाद ये क्या करता है, फिर कांस्टेबल को उस इलाके में भेजता है, जाओ भाई देखो जरा ये जो शिकायत लिखवा रहे हैं या फिर ये जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो फिर एक गाड़ी पुलिस जो है उसके इलाके में जाता है और देखता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो यही चीज़ हमारा यहाँ पे चलता है। कहानी समझ में आया पूरा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ ये SHO क्या होता है, तो सिंपल से बताना है कि SHO का फुल फॉर्म है स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसका काम क्या है, पहला बात तो ये होगा कहाँ पे, हर एक थाने में होगा, है ना। जितना भी आपको पुलिस स्टेशन दिखता है हर थाने में ये होगा। और इसका काम क्या है, हम जो बोलेंगे उसको वो सुनेगा और उसको लिखेगा, और लिखने के बाद सुनने के बाद फिर वो कांस्टेबल को यानी कि पुलिस को भेजेगा उस इलाके में, जाके देखो क्या गलत है और क्या सही है, ये जो बोल रहा है वो सही भी है कि नहीं है। तो ये चीज़ हमारा होता है पुलिस स्टेशन में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया। अगला है हमारा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में क्या, देखो यार सिंपल सा आप ये कहानी समझो। गाँव में ना सबसे ज़्यादा झगड़ा किस चीज़ को लेकर होता है, आप बता सकते हैं, ज़मीन को लेकर, बिल्कुल सही बात है। शहर में झगड़ा किस चीज़ को लेकर होता है पता है, शहर में झगड़ा होता है कि तुम मेरे घर के आगे कचरा क्यों फेंक दिए, है ना। शहर में झगड़ा होता है कि मेरा गाड़ी तुम्हारे गाड़ी से टच हो गया, थोड़ा सा भी तो झगड़ा कर लेते हैं लोग। मतलब शहर में ना इन सब चीज़ों को लेकर झगड़ा होता है, कचरे को लेकर, गाड़ी को लेकर, है ना, इस प्रकार के पार्किंग को लेकर, इन छोटे मोटे चीज़ों को लेकर शहर में झगड़ा होता है। लेकिन गाँव में जो झगड़ा देखने को मिलता है जो बहुत कॉमन है वो है ज़मीन को लेकर। तो गांव में ज़मीन को लेकर झगड़ा होना, लड़ाई पीट होना, ये आम बात है, होता ही है, लगभग हर गांव में होता है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें आप पढ़ोगे पटवारी के बारे में, ये पटवारी क्या होता है, और फिर हम लोग समझेंगे कि ये पटवारी का काम क्या होता है। देखो पटवारी कौन होता है, एन अपॉइंटमेंट ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हु मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड। पटवारी एक आदमी होता है, पटवारी क्या होता है, एक आदमी होता है, और ये बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, ध्यान रखना है। मतलब हमारे इंडिया में ना
बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं हमारे इंडिया में, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसी तरीके से एक और डिपार्टमेंट है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। क्या है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये आदमी आते हैं, पटवारी, और इसका काम क्या होता है? लैंड का पूरा रिकॉर्ड रखना कि कहाँ पे कितना लैंड है, किसके पास कितना लैंड है ना, ये सब चीज़। तो यदि आपसे कोई पूछे जमीन, तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ ये पटवारी क्या होता है, तो सिंपल सा बताना है, ये एक आदमी होता है, ऑफिसर होता है, जो कि किस डिपार्टमेंट का होता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है जो कि पैसे वगैरह से संबंधित कामों को करते हैं, मतलब कि जो पैसे का मतलब देख रेख करना, ज़मीन का रेख देख करना, ये सब चीज़ हम लोग क्या कहते हैं? इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे? जैसे एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो, एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? पढ़ाई लिखाई देखना। हेल्थ डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? हेल्थ को देखना, हॉस्पिटल देखना, ये सब देखना। उसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? लोगों से टैक्स लेना, ज़मीन का रिकॉर्ड रखना, ये सब किसका काम होता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम होता है। ये जो पटवारी होता है ना, तो फिर ये किस डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है, जरा बताना फिर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये ऑफिसर होता है, जिसका काम क्या है? ज़मीन का रिकॉर्ड रखना कि कौन से आदमी के पास कितना ज़मीन है, किस गांव में कितना ज़मीन है, वो सब कौन रिकॉर्ड रखता है? पटवारी रखता है। और पटवारी किस डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है। तो पटवारी को लेकर आपसे 2-3 सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। पहला ये पूछेगा कि पटवारी क्या होता है, सिंपल सा बताना है, पटवारी एक ऑफिसर होता है। बोलेगा किस डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है, तो आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। क्या बोलोगे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये ऑफिसर होता है। बोलेगा फिर पटवारी का क्या काम है, तो ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है वो। ज़मीन का रिकॉर्ड रखने का मतलब क्या हुआ कि कितना किसके पास ज़मीन है ना, किस गांव में कितना ज़मीन है, ये सब चीज़ का रिकॉर्ड कौन रखता है? हमारा पटवारी रखता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप में से कोई गांव से बिलोंग करते होंगे या फिर आप कभी गांव गए होंगे, तो थोड़ा बहुत आपको पटवारी के बारे में आइडिया होगा, या फिर आप गांव जाएंगे कभी, आपके यदि कोई रिलेटिव वगैरह या फिर आपका गांव वगैरह यदि गांव में पड़ता है, तो आपको यदि पटवारी के बारे में नहीं पता है, तो आप गांव के बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनसे आप पूछोगे कि पटवारी क्या होता है, तो वो भी आपको डिटेल में बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने तो यहाँ पे जान ही लिया फिलहाल क्या होता है पटवारी। तो पटवारी सिंपल सा एक ऑफिसर होता है, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो ऑफिसर होता है, और पटवारी का काम होता है ज़मीन के रिकॉर्ड वगैरह को रखना, है ना। रिकॉर्ड रखने का मतलब किसके पास कितना ज़मीन है, ये सब चीज़। आइए अब देखते हैं कि पटवारी का क्या फंक्शन है, यानी कि पटवारी क्या क्या करता है। देखो, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी का जो मेन काम है वो ज़मीन को नापना और किसके पास कितना ज़मीन है उसका रिकॉर्ड रखना अपने पास, है ना। तो पटवारी का क्या काम है? पटवारी का मेन काम है ये देखना कि ज़मीन किधर कितना है, किसके पास कितना है, इन सभी का पूरा लेखा जोखा कौन रखेगा अपने पास? पटवारी रखेगा, है ना। मतलब पटवारी को पता होता है कि किस गांव में कितना ज़मीन है, किस व्यक्ति के पास कितना ज़मीन है, ये सब किसको पता होता है? पटवारी को पता होता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ लिखा हुआ है। तो पटवारी का जो मेन काम हुआ वो क्या हुआ? पटवारी का मेन काम हुआ लैंड को मेजर करना, मतलब कितना ज़मीन किधर है, और दूसरा ज़मीन का रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड मतलब किसके पास कितना ज़मीन है, कौन से गांव में ज़्यादा ज़मीन है, कौन से गांव में कम ज़मीन है, ये सब चीज़ का पूरा जो रखने का काम है वो पटवारी करता है। आगे, पटवारी इज ऑल्सो नॉन एज लेखपाल। पटवारी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ध्यान रखिएगा। कई जगह पे पटवारी को लेखपाल भी बोलते हैं, कई जगह पे पटवारी को कानूंगो भी कहते हैं, कई जगह पटवारी को कर्मचारी भी कहते हैं, कई जगह पटवारी को विलेज ऑफिसर भी कहते हैं, है ना। तो पटवारी का नाम अलग अलग है, लेकिन इसका काम क्या है? एक ही है। क्या काम है भाई? लैंड को मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, सिंपल, है ना। रिकॉर्ड मतलब ये नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा ऑन कर दिए, ये नहीं। रिकॉर्ड का मतलब, हाँ, रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि कॉपी पे लिखना है कि किस गांव में कितना ज़मीन है, किसके पास कितना ज़मीन है, ये सब चीज़, ठीक ना। तो पटवारी का मेन काम तो यही है, ज़मीन का लेखा जोखा अपने पास रखना है।
लेकिन हमारे इंडिया में पटवारी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ठीक ना। कई जगह पे पटवारी को लेखपाल, कानूनगो, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर, इन सभी नाम से पुकारा जाता है, ठीक ना। आगे नाम भले अलग अलग है लेकिन उसका काम एक ही है, जमीन को देखना। पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेज। अब सवाल है कि सर ये पटवारी के अंदर में कितना गांव आता होगा, डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे गया है। जैसे कई बार होता है कि एक पटवारी जो होता है ना 20-25 गांव को अकेले संभाल लेता है, मतलब 20-25 गांव का पूरा जमीन का जो रिकॉर्ड है वो कौन रखेगा, मात्र एक पटवारी रखेगा। कई बार 10 गांव का भी रखता है वो, कई बार 18 गांव का रखेगा, कई बार 5 गांव का भी रखेगा यदि गांव बहुत बड़े हैं तो। कहने का मतलब है कि पटवारी जो है केवल एक गांव के लिए नहीं काम करता है, कई सारे गांव उसके अंडर में आते हैं। समझ आ रही है बात। जैसे मान लीजिए 10 गांव है तो 10 गांव का पटवारी कितना होगा, एक पटवारी होगा। इसका मतलब हुआ कि उस पूरे 10 गांव में कितना ज़मीन है, किसके पास कितना ज़मीन है, सारा का लेखा जोखा कौन रखेगा, वही पटवारी रखेगा, ठीक ना। तो पटवारी जो है केवल एक गांव के लिए काम नहीं करता बल्कि कई सारे गांव के लिए उसको काम करना पड़ता है। अच्छा, क्या वो अपने मन से करता है ये सब चीज़, नहीं, उनको बड़े ऑफिसर जो बोलेंगे ये उनको करना पड़ेगा, ठीक ना। बड़े ऑफिसर बोलेंगे कि तुमको 10 गांव संभालना है तो 10 गांव संभालेगा। बड़े ऑफिसर बोलेंगे कि तुमको पूरा ये 20 गांव संभालना है तो अकेला 20 गांव संभालेगा, कि पूरे इस 20 गांव में कितना ज़मीन किसके पास है, ठीक ना। ये सब चीज़। आगे पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। पटवारी समय समय पे क्या करता रहता है, मेंटेन करता रहता है और अपडेट करता रहता है। मेंटेन और अपडेट का मतलब सिंपल सा हुआ, देखो कई बार क्या होता है ना कि आदमी ज़मीन को खरीदता रहता है, बेचता रहता है ना। तो कौन से आदमी ने कितना ज़मीन खरीदा, कितना बेचा, किसके पास ज़मीन घटा, किसके पास ज़मीन बढ़ा, ये सब का सब जो रिकॉर्ड है वो कौन रखता है, पटवारी ही रखता है, ठीक ना। तो पटवारी का मेन काम क्या है, रिकॉर्ड वगैरह अपना वो हमेशा अपडेट करता रहता है, क्योंकि ज़मीन तो आदमी खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, लेकिन किसके पास कितना ज़मीन आया गया, कौन ज़मीन के पास, किसके पास ज़मीन ज़्यादा है कम है, वो सब काम हमारे पटवारी का ही होता है, वही वो देख रेख करते हैं। पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। पटवारी का एक और काम है, किसानों के पास क्या है, ज़मीन है, उस ज़मीन का जो रेवेन्यू आएगा यानी कि जो टैक्स आएगा वो टैक्स भी इकट्ठा करने का काम किसका है, पटवारी का ही है। मतलब देखो होता क्या है ना, आपके पास जितना ज़्यादा ज़मीन रहेगा आपको उतना ही ज़्यादा सरकार को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और ये टैक्स वसूलने का काम किसका है, पटवारी का ही। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि मेरे पास गांव में 20 बीघा ज़मीन है, तो पटवारी मेरे पास क्या करेगा, आएगा और बोलेगा भैया देखो तुम्हारे पास 20 बीघा ज़मीन है, मेरे पास रिकॉर्ड है, तो उस 20 बीघे का ज़मीन का जो टैक्स होता है वो 1 लाख रुपया होता है, 1 लाख रुपये हमको दे दो। तो हम पटवारी को 1 लाख रुपये दे देंगे और फिर वो पटवारी 1 लाख रुपये का क्या करेगा, आगे उसको ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब बड़े ऑफिसर को दे देगा। तो इस तरीके से पटवारी क्या करता है, पटवारी हर एक किसानों से टैक्स भी वसूलता है। समझ में आ रही है बात अब। तो पटवारी का काम टैक्स वसूलना भी है, किसका टैक्स, ज़मीन का टैक्स, ठीक ना। जैसे आप अपने घर में देखेंगे जब आपके कोई गांव से लोग बिलोंग करते हैं तो आपको पता चलेगा, आप पूछेंगे कभी तो पता चलेगा कि हर आदमी अपने ज़मीन का टैक्स भी देता रहता है टाइम पे, ठीक ना। और ये वो टैक्स इकट्ठा करने का काम किसका है, पटवारी का ही है। आगे बढ़ते हैं। द पटवारी प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। यहाँ तक का पटवारी का और क्या काम है, पटवारी का एक और काम ये है कि सरकार को बताना है कि किस इलाके में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का खेती होता है। तो पटवारी का काम बहुत सारा है, ज़मीन का रिकॉर्ड रखना है ना, ज़मीन को मेजर करना है, टैक्स कितना वसूलना है किससे इसका भी वही खबर रखेगा, और सरकार को भी वही बताएगा कि किस इलाके में खेती किस चीज़ का ज़्यादा होता है, किस चीज़ का कम होता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन सरकार को कौन देगा, पटवारी ही देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा एक और लास्ट पॉइंट इसमें, सीनियर पीपल ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। अच्छा एक बात बताओ, पटवारी भी तो आदमी ही है ना, ये भी तो गलत काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए टैक्स लेना होगा आदमी से 1 लाख रुपया, ये ले लेगा 1.5 लाख रुपया, तो ये भी तो करप्शन कर सकता है, ये भी तो गलत काम कर सकता है ना। तो ये भी गलत कर सकता है ना काम, तो इसको कौन देखेगा फिर यदि ये गलत किया तो
इसको देखने का काम करेगा इसके सीनियर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर। मतलब इसके ऊपर भी कौन है, इसके बड़े बॉस हैं, जो देखने का काम करेगा कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पटवारी, ऐसा नहीं समझना है कि पटवारी के पास ही सारा पावर होता है, ये जो चाहे वो कर सकता है, इसके ऊपर कोई नहीं होता इसको देखने वाला, ये अपने मन का मर्जी कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पटवारी के ऊपर भी इसके बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं। यदि पटवारी कुछ गलत काम करेगा तो इसके जो बड़े ऑफिसर होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसको नौकरी से हटवा भी सकते हैं। तो पटवारी का हमारा ये सब काम हो गया। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस करा है, क्या उसमें कोई डाउट है? समझ में आया था कि पटवारी क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का क्या वर्क होता है, ये भी हम लोग समझ चुके थे। और एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, मतलब हम लोग 2-3 टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। पहला एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, दूसरा द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, है ना, जिसके अंदर हम लोग पटवारी का मतलब समझे थे क्या होता है और पटवारी का फंक्शन क्या होता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो कहीं पे कोई डाउट है किसी को? समझ में आया सब कुछ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, नया टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। देखो, इंडिया में कई सारे स्टेट हैं और हर एक स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब ज़िले हैं, जिला। जैसे यदि हम लोग बात करें अपने बिहार स्टेट का, यदि हम लोग बात करें अपने बिहार का, तो बिहार में भी अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग जिला हैं। तो एक स्टेट जो होता है ना, वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में बटा होता है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट यानी कि कई सारे जिलों में बटा होता है। उसी प्रकार से आप एग्जाम्पल लेंगे यूपी का, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश भी कई सारे जिलों में बटा हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई सारे जिले हैं। उसी प्रकार से झारखंड, उसी प्रकार से महाराष्ट्र, उसी प्रकार से गोवा, हर जगह का यदि हम बात करें तो हर स्टेट कई सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होता है, वो डिस्ट्रिक्ट में बटा होता है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड, these districts are further subdivided and these subdivisions are known as तहसील, तालुका etc. अब हर जगह पे बराबर नज़र रखा जा सके, कौन सा कहाँ पे ज़मीन है, किसके पास कितना ज़मीन है, ये बात करें जिला का, ठीक ना। तो जिले को थोड़ा सा और छोटे लेवल में फिर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं या तो तहसील बोलेंगे या फिर तालुका बोलेंगे, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहला कि हर स्टेट के अंदर कई सारे क्या पाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट पाए जाएंगे, यानी कि जिला पाए जाएंगे। और फिर उस जिले को क्या किया जाएगा, और डिवाइड किया जाएगा छोटे छोटे पार्ट में। उस छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, तहसील, तालुका, इन सारे नामों से हम लोग उसको पुकारते हैं। ये क्यों जिला को डिवाइड किया जाता है इतने छोटे छोटे पार्टों में? ताकि ज़मीन वगैरह के ऊपर बराबर तरीके से नज़र रखा जा सके, ये पता लगाया जा सके कि किसके पास कितना ज़मीन है, किधर कितना क्या खेती हो रहा है, कौन कितना टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ों का पता हम लोग लगा सके। इसके लिए ज़िले को और छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसका नाम है तालुका, या फिर आप उसको तहसील भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे, द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीएम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएम बोलते हैं, ठीक ना। एंड अंडर इट द तहसीलदार्स वर्क, और डीएम के अंदर ही तहसीलदार काम करेगा। देखो आप इसको ऐसे समझो, सबसे पहले हमने क्या बोला आपको कि एक स्टेट होगा, स्टेट के अंदर कई सारे जिले होंगे और हर जिला में एक डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको लोग बोलते हैं। हालांकि कई जगह पे उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलता है, कई जगह पे उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलता है, तो उससे मतलब नहीं है, सिंपल सा वो डीएम कहलाते हैं, ठीक ना। तो पहले बात तो ये कि स्टेट में कई सारे क्या हैं, जिले हैं, हर स्टेट में
कई सारे जिले होते हैं, कई सारे जिला होता है। फिर उस जिले को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसका नाम क्या है, तहसील या फिर तालुका, आप ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक जिला का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डीएम होता है, ठीक। उसके बाद क्या किया गया था, उस जिले को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया था, किसमें, तहसील और तालुका, इन सभी में। तो इसका जो हेड होगा उसको हम लोग बोल देते हैं तहसीलदार। क्या बोल देंगे, तहसीलदार। मतलब ये पूरे जिले का जो हेड होगा वो डीएम होगा। और फिर हमने जिले को क्या किया था, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, तालुका, तहसील, इस पार्ट में डिवाइड किया था। इसका जो हेड होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तहसीलदार बोल देंगे। तो बताइए, तहसीलदार बड़ा हुआ या डीएम बड़ा हुआ, डीएम, डीएम बड़ा हुआ ना, डीएम बड़ा हुआ। कैसे, क्योंकि डीएम पूरे जिला का मालिक है, पूरे जिला का हेड कौन हुआ, डीएम। और जिला के अंदर ना छोटा छोटा पार्ट किया गया है, और उस पार्ट के हेड को हम लोग क्या बोलेंगे, तहसीलदार बोलेंगे। तो ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ फिर, डीएम हुआ, है ना। तो एक डीएम एक जिले का बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, ठीक ना। और उसके अंदर कई सारे तहसीलदार काम करते हैं, कई सारे तहसीलदार आते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, तहसीलदार्स आर ऑल्सो नॉन एज द रेवेन्यू ऑफिसर। तहसीलदार को रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब होता है जो टैक्स वगैरह इकट्ठा करता है ज़मीन वगैरह का, उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर। ओके, समझ में आया। तो इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है वो बस इतना याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट समझिए कि हर स्टेट में कई सारे क्या होते हैं, जिले होते हैं। हर स्टेट में कई सारा जिला होगा, और उस जिला का जो हेड होगा वो होगा डीएम, ठीक, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आप उसको बोल सकते हैं, या फिर आप उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। तो एक जिला का जो हेड हुआ वो हमारा कौन हो गया, डीएम हो गया। और जिले को क्या किया जाता है, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो तहसील, तालुका, इस नामों से जानते हैं। और इस छोटे छोटे पार्ट का जो हेड होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तहसीलदार बोल देते हैं। तो बताइए, क्या एक जिला में एक दो ही तहसीलदार होगा, नहीं, एक जिले को तो कई सारे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ना। तो एक जिले के अंदर कई सारे तहसीलदार होते हैं, लेकिन एक जिला में डीएम कितना होगा, वो मात्र एक ही होगा। तो ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ फिर, डीएम हुआ। तो एक डीएम, एक जिला का एक ही डीएम होगा, और उस जिले के अंदर कई सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं। इसका मतलब उस जिले के अंदर कई सारे तहसीलदार आते हैं। तो तहसीलदार को किसके अंदर काम करना पड़ता है, डीएम के अंदर काम करना पड़ता है। और ये तहसीलदार को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है तहसीलदार का, इसका काम ये होता है कि टैक्स इकट्ठा करना, मतलब जिसके पास जितना ज़मीन है उस हिसाब से उससे टैक्स इकट्ठा करना है और जाके सरकार को टैक्स दे देना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा तहसीलदार के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि तहसीलदार का और क्या क्या काम होता है। तहसीलदार का काम केवल टैक्स इकट्ठा करना नहीं होता, इसका काम कुछ और भी होता है। क्या क्या काम होता है, देखो, पहला बात तो वह कि तहसीलदार आर द रेवेन्यू ऑफिसर। पहला बात आपने जो यहाँ पे लास्ट में पढ़ा वही चीज़ यहाँ पे भी है कि तहसीलदार क्या होता है, एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है। मतलब इसका जो मेन काम है वो क्या है, टैक्स वगैरह वसूलना है। ये देखकर कि किसके पास कितना ज़मीन है, जिसके पास जितना ज़मीन होगा उससे वो टैक्स ज़्यादा वसूलेगा, जिसके पास ज़मीन कम होगा उससे वो टैक्स कम लेगा, है ना। तो तहसीलदार का जो पहला काम क्या है, पहला काम तहसीलदार का है कि वो टैक्स वसूलेगा, ठीक है, ज़मीन का। आगे, तहसीलदार से सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ अ पटवारी। तहसीलदार किसके कामों को देखेगा, पटवारी के कामों को देखेगा। अब पटवारी का आगे याद क्या था, पटवारी क्या करता था, ज़मीन को मेजर करता था कि कितना ज़मीन किधर है ना, किसके पास कितना है। तो अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ समझ में आएगा। सबसे छोटे लेवल पे कौन, पटवारी। पटवारी का काम क्या है, ज़मीन को नापना, ये देख रेख करना कि कहाँ पे ज़मीन कितना है, किसके पास है। और उस ज़मीन से टैक्स इकट्ठा करना किसका काम है, तहसीलदार का, ठीक। और उस तहसीलदार के ऊपर नज़र कौन रखेगा, डीएम। तो सबसे ऊपर डीएम, उसके नीचे तहसीलदार और उसके नीचे भी पटवारी। ओके, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तहसीलदार सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ अ पटवारी एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो पटवारी अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज़मीन को अच्छे से मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो घूस लेके काम कर रहा है,
ये सब काम कौन देखेगा? तहसीलदार देखेगा। कौन देखेगा? तहसीलदार। और तहसीलदार अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कौन देखेगा? डीएम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा काम चलता है। तो ध्यान रखना है कि तहसीलदार जो होता है वो एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है। मतलब तहसीलदार का जो मेन काम है वो क्या है? टैक्स इकट्ठा करना, ज़मीनों का टैक्स इकट्ठा करना। तहसीलदार का मेन काम यही है। उसके बाद तहसीलदार और क्या करता है? तहसीलदार ये देखता है कि पटवारी अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पटवारी का क्या काम था, हम लोगों ने पढ़ा था ना। पटवारी का मेन काम ये है कि वो ये देखेगा कि पटवारी ज़मीन को मेजर अच्छी तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। कहीं धांधली तो नहीं कर रहा, घूस वगैरह तो नहीं ले रहा, करप्शन तो नहीं कर रहा, है ना। तो पटवारी के कामों को देखने का काम किसका है? तहसीलदार का। तहसीलदार का काम देखने का किसका काम है? डीएम का। लेकिन सबका काम अपना अलग अलग है। पटवारी लैंड को मेजर करेगा, तहसीलदार उस ज़मीन के बदले में टैक्स लेगा किसानों से, और डीएम क्या करेगा? सारे टैक्स को इकट्ठा करके सरकार को दे देगा। और डीएम चूंकि सबसे ऊपर है तो वो सबके कामों को नज़र भी रखेगा कि कौन अपना काम सही से कर रहा है, गलत कर रहा है। आगे, ये तहसीलदार कीप्स अ कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। किसके पास कितना ज़मीन है इसका एक कॉपी और किसके पास होता है? पटवारी के अलावा तहसीलदार के पास भी होता है। पटवारी का काम क्या है? मेजर करना, उसके पास भी रिकॉर्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तहसीलदार के पास भी एक ज़मीन का रिकॉर्ड रहता है। तहसीलदार को भी तो पता होना चाहिए ना भाई कि किसके पास कितना ज़मीन है, तभी तो वो टैक्स ले पाएगा उतना। जैसे मान लीजिए तहसीलदार के पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किसके पास कितना ज़मीन है, तो क्या वो अच्छी तरीके से टैक्स कभी वसूल पाएगा? नहीं वसूल पाएगा। तो तहसीलदार के पास भी एक कॉपी रहता है ज़मीन का कि किसके पास कितना ज़मीन है, उसी के हिसाब से उसको टैक्स वसूलना है। ठीक है ना। आगे, तहसीलदार इशूज कास्ट सर्टिफिकेट्स। अब तहसीलदार का थोड़ा सा काम और देख लो, और क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है ना, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं जाति प्रमाण पत्र, ये बनाने का काम किसका होता है? तहसीलदार का ही होता है। मतलब जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट को जो बना के उस पर साइन करेगा, वो साइन किसका होगा? एक तहसीलदार का होगा। किसका होगा? तहसीलदार का होता है। ठीक है। आगे, तहसीलदार हियर्स लैंड डिस्प्यूट्स। मान लीजिए ज़मीन का कुछ झगड़ा हो गया, ज़मीन का कुछ झगड़ा हो गया दो लोगों के बीच में, तो इस झगड़े को समेटने का भी काम किसका है? तहसीलदार का ही है। ठीक ना। मतलब यदि ज़मीन को लेकर झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए दो आदमी के बीच में, तो उस विवाद को ख़त्म करने का भी काम किसका है? तहसीलदार का ही होता है। ठीक है। आगे, तहसीलदार इंश्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। यदि कोई किसान अपने ज़मीन का पेपर देखना चाहे कि मेरा ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, तो वो आराम से पेपर का डिमांड कर सकता है। किससे? तहसीलदार के पास। तहसीलदार के पास सारे पेपर का, सारे ज़मीन का पेपर होता है। तहसीलदार के पास सारे पेपर का ज़मीन होता है, सारे मतलब सारे ज़मीन का उसके पास पेपर होता है। तो यदि किसी किसान को जानना हो कि हमारा ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, तो वो तहसीलदार से मांग के देख सकता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया कि यदि किसी किसान को अपने ज़मीन का पेपर देखना हो कि मेरे पास ज़मीन किधर कितना है, तो वो आराम से देख सकता है। लेकिन वो ज़मीन का पेपर किससे मांग लेगा? तहसीलदार से। उसके पास सारा पेपर होता है। ठीक है। आगे, अगला हमारा टॉपिक है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये क्या है? आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। देखो लिखा हुआ कि अर्लियर इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। देखो पहले क्या होता था ना, हिंदू परिवार का यदि हम बात करें, हमारे इंडिया में आपको पता है अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन यहाँ पे केवल बात किसका हो रहा है? हिंदू का। तो हिंदू फैमिली में ये होता था कि महिलाओं को ज़मीन में हिस्सेदारी नहीं मिलता था, है ना। मतलब महिलाओं को ज़मीन में हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं मिलता था। हिंदू फैमिली का हम बात कर रहे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन। और यदि मान लीजिए पिता का डेथ हो गया, तो उनके डेथ के बाद संपत्ति का बंटवारा केवल किसके बीच में होता था? भाइयों के बीच में होता था, बेटों के बीच में, है ना। बेटियों को ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है। ये चीज़ बड़ा ख़राब लग रहा था सरकार को, तो उन्होंने क्या किया? अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005,
ये एक उन्होंने नियम निकाला कि सन्स, डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब ये नियम निकला, इस नियम में ये बताया गया कि ज़मीन का जो बराबर हिस्सेदारी है वो कौन कौन होगा। अब बेटा, बेटी और जो आदमी मरा है उनकी पत्नी, यानी कि बाल बच्चों का कौन, माँ, है ना, इन सभी को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ किया गया। इससे क्या हुआ कि लड़कियों को भी अपने पिताजी के ज़मीन में हिस्सेदारी मिलने लगा। समझ में आया। तो इसमें से हमको ये समझ में आ गया कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ये निकला कि इसके पहले क्या था, पहले वो समझ लो। इसके पहले ये था कि किसी भी हिंदू परिवार में महिलाओं को खास करके पिताजी के ज़मीन में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलता था। लेकिन जब से ये कानून आया, 2005 में आया था, 2005 में ये कानून आया, उस कानून में ये बोला गया कि जब पिताजी मर जाएंगे तो उनके ज़मीन का जो हिस्सेदारी है, मतलब कि उस ज़मीन का जो बंटवारा है वो बेटों के बीच में भी होगा, बेटियों के बीच में भी होगा, और जो माँ है उनका भी ज़मीन पे बराबर अधिकार है। मतलब ज़मीन अब कितने हिस्से में बटेगा, 3 हिस्से में बटेगा। अब सवाल है कि सर मम्मी ज़मीन लेके क्या करेंगी। तो मम्मी का मन है, जिसको देना चाहे वो दे सकती है, लेकिन मम्मी यदि बोले कि हमको भी ज़मीन में हिस्सेदारी चाहिए तो वो आपको देना पड़ेगा। ये नियम है, ठीक ना। आगे उसके बाद है दी सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। तो हमारे इस कानून को पूरे इंडिया में लागू किया गया, लेकिन ध्यान रहे ये कानून केवल किसके लिए था, हिंदुओं के लिए। तो पूरे इंडिया में जहाँ भी हिंदू फैमिली रहते हैं उन सभी के लिए ये कानून हमारा लागू हो गया, ठीक ना। चाहे वो हर एक स्टेट का बात हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज का बात हो, हर जगह पे जहाँ भी हिंदू रहते हैं वहाँ पे ये कानून लागू हो गया। मतलब यदि पिताजी का डेथ होगा तो संपत्ति में हिस्सेदारी माँ को, बेटी को और बेटों तीनों को मिलेगा। आगे दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। इससे क्या हुआ, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिला। मतलब महिलाओं के पास भी अपना खुद का क्या होने लगा, ज़मीन होने लगा, जो कि पहले बिल्कुल नहीं होता था। और ज़मीन होने का मतलब समझते हैं आप, बहुत ज़्यादा संपत्ति का होना। आज के टाइम पे आप देखो ज़मीन का कितना रेट अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इससे हमारा ये एक फ़ायदा देखने को मिला। तो यही हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में, बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले हिंदू महिलाओं को ज़मीन में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलता था, लेकिन इस कानून को आने के बाद हिस्सेदारी मिलने लगा। और ये कानून कब आया, 2005 में आया, ठीक है। इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।